ये चल रहा था भाई, 19 चल रहा था। 19 में आपका ये एक तो यूपी एपीओ में बताया गया सेक्शन पूछा गया था, और सेक्शन याद करके जाना पड़ेगा। यूपी एपीओ में जो आया था आपका क्वेश्चन कि न्यायाधीश को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा 19 में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि न्यायाधीश में एक बार एमपी में बना है कि न्यायाधीश में कौन कौन शामिल है। एमपी में मॉडल ये बना है भाई, लिखना है तो लिख लीजिए। आपका न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उपर्युक्त सभी। तो कलेक्टर भी न्यायाधीश माना गया है। फिर आपका बन जाता है कि न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आपका पंचायत का सदस्य, उपर्युक्त सभी। ये नया क्वेश्चन बन सकता है। तो चूंकि पंचायत के सदस्य को भी कुछ मामलों में निर्णय देने की शक्ति प्राप्त है, अतः आईपीसी की धारा 19 के तहत पंचायत का सदस्य भी न्यायाधीश माना जाएगा। तो भाई कलेक्टर भी न्यायाधीश है कुछ दशाओं में, और पंचायत का सदस्य भी। याद रखिएगा ये एमपी का मॉडल है, हो सकता है पूछ ले। अब कौन न्यायाधीश नहीं है, तो जिसे मामले को केवल क्या करने की शक्ति हो, सुपुर्द करने, दूसरे को देने की शक्ति हो। और ये भी क्वेश्चन आपका कई बार बना है, यानी कि दृष्टांत याद रखना है। चौथा पूरा ना पढ़ेगा दृष्टांत इस समय, चौथा दृष्टांत पढ़ना है केवल, चौथा। इसके बाद धारा 20 आपका न्यायालय को परिभाषित करती है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि न्यायालय को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो एक लाइन में आ जाएगा क्वेश्चन धारा 20 में। फिर आपका पब्लिक सर्वेंट पूछा जाता है यहाँ से पूछा गया है। अभी आपका BHULLM में भी पूछा गया था कि पब्लिक सर्वेंट कहाँ परिभाषित हैं, तो धारा 21 में कौन पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बना है वह ये बना है कि कितने खंडों में आने वाले व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, लोक सेवक। तो आपका मूल रूप से 12 खंड था, लेकिन वर्तमान में केवल 11 खंड हैं। तो जो एमपी आपका और BHULLM में पूछा गया था वह मॉडल देखिए, उसी को थोड़ा याद रखिए कि धारा 21 का कौन सा खंड निरसित है, कौन सा क्लाज निरसित है। तो पहला क्लाज, और एमपी और बीएचयू में सन पूछा गया था, सन गलत न हो, कब निरसित किया गया, 1950। परेशान किए हैं इस समय एक तो ऐसे ही 2-3 दिन तबीयत खराब के कारण नुकसान हो गया। अब भाई सबको साथ लेकर ही तो चलना। अब दिक्कत ये है कि आपका भाई किसी को नाराज भी नहीं करना है, और भाई क्लास भी थोड़ा स्पीड में अब चलानी है क्योंकि समय कम है। अभी आपका एविडेंस और पुलिस एक्ट, तो पुलिस एक्ट तो भाई 3 दिन में निपट जाएगा। 88 धाराएं हैं। एविडेंस भी हम प्रयास करेंगे कि 20 से 25-25 धाराएं एक एक दिन में निपट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वहीं CRPC IPC समय लगता है ज़्यादा। तो एविडेंस और पुलिस एक्ट में अगर 4 दिन भी मिल गया ना, तो उतना में 90% पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए इसमें आपका BHULLM में ये पूछा गया था, अंडरलाइन कर लीजिए बेयर एक्ट पर, कि किस सन में पहला खंड निरसित किया गया, तो 1950 में। इसके बाद धारा 22 एक क्वेश्चन बनता है कि चल संपत्ति कहाँ परिभाषित है, तो धारा 22 में है। फिर आपका सदोष अभिलाभ और सदोष हानि, wrongful गेन और wrongful लॉस कहाँ परिभाषित हैं, धारा 23 में। ज़्यादातर जो पूछा जाता है डिसऑनेस्टली, यानी कि बेईमानी से क्वेश्चन, तो बेईमानी कहाँ परिभाषित है, धारा 24 में।
यहाँ से आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। यानी कि बेईमानी से अंदर जाकर थोड़ा क्वेश्चन बनाया है यूपीजे ने भी, और आयोगों ने भी, एमपी ने भी, झारखंड ने भी। पहला क्वेश्चन याद रखिए, बेईमानी कब कहा जाएगा, तो मॉडल मैं बना रहा हूँ इस पर, सदोष लाभ, सदोष हानि, सदोष लाभ और सदोष हानि, और सदोष लाभ या सदोष हानि। तो ये पहला मॉडल है जो बन रहा है। तो कौन इसमें सही होगा, तो बेयर एक्ट की भाषा देखेंगे, बीच में और लिखा है कि या लिखा है, वही पॉइंट पकड़ना है। तो क्या लिखा है या, तो बेईमानी का मतलब क्या हुआ, या तो एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ हो या दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाया जाए। ये जरूरी नहीं है कि एक पक्षकार को लाभ हो और दूसरे को क्या हो, नुकसान। मैंने एक, ये जरूरी नहीं है कि एक को लाभ हो दूसरे को, कोई एक भी रहेगा तो क्या माना जाएगा, बेईमानी। जो समस्या पूछती हैं के एन मेहरा का केस से पूछा जाता है कि एक व्यक्ति भारत सरकार की जहाज को बिना भारत सरकार की अनुमति के उड़ाकर पाकिस्तान ले जाता है। पाकिस्तानी सरकार उस जहाज को जब्त कर लेती है और उस व्यक्ति को भारत को लौट है। तो ऐसी दशा में उसे कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन वह गलत तरीके से भारत सरकार को क्या पहुंचाया था, हानि। अतः भारत सरकार की जहाज की चोरी के लिए उसे दंडित किया गया। यहाँ जो अगला क्वेश्चन डिसऑनेस्टली से पूछा जाता है कि बेईमानी जो है ये मानसिक तथ्य है कि भौतिक तथ्य है। मानसिक तथ्य है यानी कि मेंटल फैक्ट है, मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं, और एविडेंस की किस धारा में बेईमानी को सुसंगत बनाया गया है, तो एविडेंस की धारा 14 मार्क कराइएगा। कौन सी धारा में, मन की दशा। तो मन की बुरी दशा की अच्छी दशा बेईमानी मानी जाती है, बुरी दशा। फिर अगला क्वेश्चन जो यूपीजे में पिछली बार आया कि वो भी कंसेप्ट क्लियर रखिए, चोरी बताते समय, आपराधिक दुर्विनियोग बताते समय मैं बताया था कि अगर संपत्ति हटाते समय ही बेईमानी हो तो चोरी, और अगर बाद में बेईमानी का इरादा हो, संपत्ति हटाते समय न हो, तो कौन सा अपराध होता है, आपराधिक दुर्विनियोग। और दोनों जो ये अपराध हैं वह किस संपत्ति के विरुद्ध हैं, चल की अचल की दोनों, तो केवल चल। ये भी यानी कि दो क्वेश्चन जे में आया था, एपीओ में भी आया था। आपराधिक दुर्विनियोग में आपका बेईमानी पूर्णाशय कब होता है, शुरुआती दौर में कि पश्चातवर्ती, तो पश्चातवर्ती आशय क्या होता है, बेईमानी का। किस अपराध में, चोरी में कि आपराधिक दुर्विनियोग में, आपराधिक दुर्विनियोग। दो क्वेश्चन यहाँ से आया था जो हमने बताया। इसके बाद धारा 25 कपटपूर्वक। कपटपूर्वक का मतलब ये हुआ कि धोखा देने के आशय से किया गया कार्य, एक लाइन में। इसके बाद धारा 26 विश्वास करने का कारण, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कब कहा जाएगा कि विश्वास करने का उसका कारण है, तो जब पर्याप्त आधार रखता है उस कार्य को करने में। 27 आपका कुछ दशाओं में लिपिक सेवक या पत्नी का कब्जा पति या मालिक का माना जाता है, ये आपका पूछा भी जाता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, मैं लगातार बता भी रहा था, फिर एक बार बताया कि अगर ये दे कि एक मालिक ने अपने सेवक को एक प्लेट देख रेख के लिए न्यस्त किया और सेवक प्लेट का मिसयूज कर दिया, तो ये चोरी होगी। यानी कि एक पॉइंट पकड़े रहिएगा, जैसे ही शब्द क्या है, देख रेख, तो चोरी, और देख रेख शब्द हटा दिया जाए और न्यस्त केवल लिखा रहे, तो सेवक से कौन सा अपराध करा देंगे, आपराधिक न्यास।
ये पॉइंट पकड़े रहिए, ये कई बार लोग गलत करके आते हैं, इस ये गलतियां क्षम्य नहीं है। फिर हम एक बार बता रहे हैं जहां गलती, अगर देख रेख के लिए नष्ट किया है, यानी कि आईपीसी की धारा 27 के तहत अभी प्लेट पर कब्जा मालिक का है और न्यस्त कर दिया, इसका मतलब कि कब्जा अपना मालिक ने क्या किया, छोड़ दिया। तो याद रखिएगा, न्यस्त किया केवल आपराधिक न्यासभंग, और देख रेख के लिए न्यस्त किया तो क्या होगा, चोरी। इसके बाद आपका धारा 28 पूछा जाता है, कूटकरण। आपका 29 दस्तावेज, ये आपका जो 29A है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये भी एमपी में पूछा है। हो सकता है धारा मिलाने के लिए आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आईपीसी में कहाँ परिभाषित हैं, 29A में, फिर 30 मूल्यवान प्रतिभूति, फिर 31, 32। अब आइए 32 के बाद आपका एक 32 से भी पूछा गया है, 33 से भी पूछा गया है। आपका 32 में माने 32 से और 33 से भी आपका यूपी जे में भी आया और बिहार एपीओ में भी आया था। सतर्क रहना है भाई। देखिए आपका क्या शब्द पकड़ना है, देखिए आपका कैसे पकड़ेंगे, और कुछ नहीं, हेडिंग ही आती है। देखिए अगर ये शब्द आए एक्ट और ओमिशन, यानी कि कार्य लोप को किस धारा में आईपीसी में परिभाषित किया गया है, तब धारा 33 मारिएगा। कौन सी धारा, 33। और ये दे दे कि कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप भी आते हैं, तो धारा 32 मारिएगा। फिर एक बार हम बता दें, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी जे में भी आया पिछली बार और बिहार एपीओ में भी। फिर एक बार हम बता रहे हैं, अगर ये आए कि कार्यों के अंतर्गत अवैध लोप भी आते हैं, तो 32 याद रखिए। और एक्ट ओमिशन, यानी कि कार्य लोप आए, तब कौन सी धारा, 33। ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा, जैसे आपका और मैंने बेईमानी इत्यादि बैठा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां से गलतियां कंपटीशन से भाई बिल्कुल बाहर कर देगी। ये गलतियां क्षम्य नहीं है किसी भी दशा में। कठिन क्वेश्चन आप गलत करके आ जाइए, ठीक है, लेकिन ये सब धाराएं जो हैं, ये सब गलतियां क्षम्य नहीं है। इसके बाद आपका 34 पूछा जाता है। 34 से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। 34 में आपका कॉमन इंटेंशन है, यानी कि सामान्य आशय है। तो क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए, जबकि माने एक से अधिक व्यक्ति है अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हैं, तो उस कार्य के लिए सभी सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे, यानी कि आपका एक व्यक्ति उसमें कार्य करेगा और सभी दंड के क्या होंगे, भागी। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 34 आपका कह सकते हैं कि ज्वाइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत भी प्रतिपादित करती हैं, उसको अलग से 5-6 लाइन लिख लीजिए। 34 पर जो भी क्वेश्चन बनता है उसको अलग से कहीं लिख लीजिए, क्योंकि डिटेल में बताना तो संभव नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन बने हैं वह क्वेश्चन तो भाई 5 लाइन हम लिखवा ही सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बना है कि धारा 34 में आपका सामान्य आशय है कि सामान्य उद्देश्य की समान आशय, यानी कि कॉमन इंटेंशन की कॉमन ऑब्जेक्ट की सिमिलर इंटेंशन। तो क्या है, हाँ लिखिए, सामान्य आशय या इंग्लिश में कॉमन इंटेंशन, भाई सामान्य आशय। दूसरा क्वेश्चन जो यूपीजे में इस बार बना था वह ये बना था कि सेक्शन 34 में किस सन में अमेंडमेंट या संशोधन किया गया। तो सन याद रखिएगा
1870, उसको लिखिए, कॉपी पर लिखिए भाई, उसमें नहीं आ पाएगा, कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि केस भी 5-6 लिखवाना पड़ेगा ना यहाँ, थोड़ा 2-4 मिनट लगेगा यहाँ। जो आ चुका है कम से कम वो तो गलत ना हो। आपका 1870 ये इस बार यूपी जे में आया था, लिख लिए। इसके बाद यूपी एपीओ में पूछा गया इसी सेक्शन से कि ज्वाइंट लाइबिलिटी या संयुक्त दायित्व का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो आर वर्सेज क्रूज का केस है। लिखिए आर वर्सेज क्रूज, क्रूज के बाद में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया। ये यूपीएपीओ में क्वेश्चन आया था और 90% लोग गलत करके ही आए थे, गलत न हो। पहला हमने बताया क्वेश्चन आपका 34 में आपका क्या है, तो कॉमन इंटेंशन है, अभी हम बताएंगे। दूसरा हमने बताया कि सेक्शन 34 में कब अमेंडमेंट किया गया, तो 1870 जे में आया। एपीओ में इस बार जो यूपी आया था वह आर वर्सेज क्रूज का केस आया था कि संयुक्त दायित्व का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो आर वर्सेज क्रूज का केस है। अगला केस लिखिए, वारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, वारेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर। इसका उपनाम है अलीपुर षड्यंत्र केस, उपनाम भी आ सकता है, लिखिए वारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, उपनाम लिखिए अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। या दूसरा इसका नाम है पोस्ट मास्टर हत्याकांड या पोस्ट ऑफिस लूट कांड, पोस्ट मास्टर हत्याकांड, हल्का तेजी लाइए, पोस्ट मास्टर हत्याकांड या पोस्ट ऑफिस लूट कांड, ये पूछ सकता है। और आगे इसमें जज का नाम पूछा जाता है, तो जज का नाम था लॉर्ड सुमनर, जज का नाम लिखिए भाई। ये पूछा जा चुका है, वारेंद्र कुमार घोष में कौन जज थे, गलत ना हो, लॉर्ड सुमनर। देखिए अब बीएचयूएलएलएम में क्या पूछा गया, बीएचयूएलएलएम में पूछा गया कि जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं वे भी अपराध में शामिल माने जाएंगे। ये किस जज ने कहा, किस केस में कहा गया, तो ये बात किस केस में कही गई, वारेंद्र कुमार घोष ने। और जज पूछ ले तो क्या मारेंगे, लॉर्ड सुमनर। लिखिए एक लाइन, जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं, जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं तथा अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं तथा अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं वे भी अपराध में शामिल माने जाएंगे। ये कोटेशन पिछली बार बीएचयूएलएलएम में आया था, हो गया ये। अगला केस लिखिए भाई, वारेंद्र कुमार घोष नहीं, महबूब शाह वर्सेज इम्परर। अगला केस लिखिए, महबूब शाह वर्सेज इम्परर। इस केस का उपनाम है इंडस वैली केस, आ चुका है एपीओ में, इंडस वैली केस, सिंधु नदी का वाद, ये भी आ चुका है आपका। इंडस वैली केस किसे कहा जाता है, इंडस वैली केस
सिंधु नदी का वाद का माने किस केस का उपनाम है, तो आप मारेंगे महबूब शाह का। फिर आपका पूछा जाता है कि इस केस में जज कौन है, लॉर्ड माधवन नायर। जज का नाम लिखिए, लॉर्ड माधवन नायर। लॉर्ड माधवन नायर। फिर क्वेश्चन बना है कि किस केस में सामान्य आशय को परिभाषित किया गया, तो यही केस मारेंगे कौन सा, महबूब शाह। लिखिए, इस केस में सामान्य आशय को परिभाषित किया गया। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि सामान्य आशय और समान आशय में किस केस में अंतर बताया गया, तो यही केस है। लिखिए, सामान्य आशय तथा समान आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन। लिखिए, सामान्य आशय तथा समान आशय में इस केस में अंतर बताया गया। अब ये पूछ सकता है कि कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या हुआ, तो जब भी पूछे कॉमन इंटेंशन का मतलब, तो मस्तिष्कों का पूर्व मिलन या पूर्व साठगांठ या पूर्व निर्धारित योजना, बस यही याद रखिए। यानी कि आपस में पहले से ही योजना बनाकर और किसी कार्य को क्या किया जाता है, किया जाता है। तो आपका अब पूछा जाता है कि धारा 34 कैसी धारा है, साक्ष्य की धारा है। लिखिए, सेक्शन अगला लिखिए एरो बनाकर, सेक्शन 34 एक साक्ष्य की धारा है, एविडेंस की धारा कही जाती है। ये भी आ सकता है, साक्ष्य की धारा। इसके बाद आगे लिखिए दो केस, सब उतना तो भाई लंबा नहीं खींचा जा सकता। इसके बाद 39 धारा आ जाइए, स्वेच्छा शब्द कहाँ परिभाषित हैं, तो थर्ड बेयर एक्ट निकाल लीजिए। अब लिखिए ना, बेयर एक्ट पर ही अंडरलाइन कर लिए। 39 स्वेच्छा शब्द कहाँ परिभाषित हैं, तो 39 में फिर आपका जो पढ़ना है 39 में, जो यूपी में इत्यादि में आया है, आपका 39 का दृष्टांत पढ़ना है। दृष्टांत से क्वेश्चन बना है और वहीं आपको तैयार रखना है। और एक व्यक्ति हैं, वह लूट को सुकर या आसान बनाने के लिए रात में एक घनी बस्ती में आग लगाता है। एक व्यक्ति उस आग में जलकर मर जाता है। आग लगाने वाले को अफसोस होता है, लेकिन आग लगाने वाला यह जानता था कि आग लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ लोग मर जाएंगे, सो रहे हैं। अतः आग लगाने वाला किस अपराध का दोषी या आग लगाने वाला स्वेच्छा हत्या किया है, ये माना जाएगा। तो आग लगाने वाला वही पूछा जाता है कौन सा अपराध किया, तो स्वेच्छा मर्डर किया। जो लास्ट लाइन है 39 के दृष्टांत का, रट्टा मार कर जाना है। लास्ट लाइन है ना, स्वेच्छा क्या किया, हत्या किया, ये माना जाएगा, उसी में भर मार देगा कि आत्मा मैंने ये किया वो किया, तो ये सब नहीं, उपेक्षा पूर्ण किया तमाम। जो शब्द बेयर एक्ट में है, दृष्टांत आ रहा है, तो आप पहली वरीयता किसको दीजिए, बेयर एक्ट। अपना दिमाग वहां न लगाइए, जो बेयर एक्ट में है वही मान्य होगा आयोग द्वारा। इसके बाद धारा 40 से भी इस समय क्वेश्चन बन रहे हैं। धारा 40 एक ऐसी धारा है जिसमें अब तक सबसे अधिक बार संशोधन हुआ है, अपराध को स्पष्ट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि आईपीसी की किस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है, तो धारा 40 मारेंगे। हो सकता है नया क्वेश्चन बन जाए कि आईपीसी की किस धारा में अब तक सबसे अधिक बार संशोधन हुआ है,
तो वह धारा 40 है। 6 बार संशोधन हो चुका है, लिख लीजिए। तो अब तक कितनी बार? 6 बार। यूपीएचजेएस में देखिए आपका मॉडल भाई फिर एक बार देखा जाए। जो क्वेश्चन बना है एमपी और यूपी इत्यादि में, उत्तराखंड में, कि अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है। अगर ये दे कि आईपीसी में अपराध की परिभाषा कहाँ है, तो भाई कानून का नाम ऊपर जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो आप धारा 40 मारिए, और यहीं देख कि सीआरपीसी की धारा में, तो धारा 2N मारिए। लेकिन एक बार एमपी ने ये दे दिया कि सीआरपीसी की धारा 2N, और दे दिया आईपीसी की धारा 40, और 2 और ऑप्शन दे दिया, यानी कि दोनों में से एक चुनना है। तो लीगल भाषा में देखा जाए तो ऑफेंस की डिफिनीशन सीआरपीसी की धारा 2N में दी गई है, क्योंकि जो 6 से लेकर 52A तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये परिभाषा नहीं है, बल्कि क्या है अध्याय 2 में साधारण स्पष्टीकरण, यानी कि कुछ शब्दों को क्लियर किया गया है। तो 2N मार्कर आना है, और दोनों आ जाए तो दोनों मार्कर आइएगा। लेकिन एक चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे? एमपी का मॉडल है 2N सीआरपीसी। 2N रट्टा मार कर जाइएगा, बहुत पूछा गया यूपी में इत्यादि में। इसके बाद यूपीएचजेएस और जो झारखंड ने बनाया कि अपराध का मतलब क्या हुआ, तो जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो विशेष विधि के तहत अपराध हो, जो स्थानीय विधि के तहत अपराध हो, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कर आएंगे? उपर्युक्त सभी। फिर यूपीएचजेएस ने हल्का सा मॉडल चेंज किया कि अपराध का मतलब क्या हुआ धारा 40 में। तो पहला ऑप्शन दिया कि जो आईपीसी के तहत अपराध घोषित हो, दूसरा दिया जो आईपीसी और विशेष विधि के तहत अपराध घोषित हो, तीसरा दिया जो आईपीसी, विशेष विधि तथा स्थानीय विधि के तहत अपराध घोषित किया गया हो, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो कहाँ अपराध घोषित किया गया हो, तीनों में देखिएगा। जिस ऑप्शन में तीनों रहे, कौन कौन? आईपीसी भी रहे, स्पेशल लॉ भी रहे, और कौन? लोकल लॉ। लोकल लॉ माने आईपीसी के तहत अपराध हो, स्पेशल लॉ के तहत अपराध हो, लोकल लॉ। तो तीसरा ऑप्शन सही है। ये यूपीएचजेएस में इसके पहले वाले जेएस में बनाया था। तो भाई एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनने का चांस रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। मॉडल हमने बता ही दिया। इसके बाद 41 सेक्शन याद रखना है, विशेष विधि परिभाषित है 42 में स्थानीय विधि। फिर आपका 43 से क्वेश्चन अच्छा आता है, अवैध या इलीगल कहाँ परिभाषित किया गया है? 43 में। अवैध का मतलब क्या हुआ? यहाँ भी लोग गलत करके आते हैं, लेकिन 3 तोड़ लीजिएगा। जो अपराध हो, जो आपका जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, दूसरा, और तीसरा जो सिविल कार्यवाही के लिए क्या उत्पन्न करे? आधार। उपर्युक्त सभी देगा, तो उपर्युक्त सभी मारना है। और जो नए लोग रहते हैं, उपर्युक्त सभी नहीं मारते, और वो केवल अपराध देकर क्या मार देते हैं? देखिए आपका यूपी और एमपी और झारखंड हर एक जगह पूछा गया है। मॉडल थोड़ा चेंज किया है, फिर एक हम बता रहे हैं कि अवैध का मतलब क्या हुआ। तो दिया है जो अपराध हो, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, दूसरा, और तीसरा जो सिविल कार्यवाही का क्या उत्पन्न करे? आधार। उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कराएंगे आप लोग? उपर्युक्त सभी। अब देखिए आपका जो मॉडल झारखंड में पूछा गया वो एक बार बताया जाए कि निम्नलिखित में से कौन अवैध नहीं है? जो अपराध हो, है ही, जो विधि द्वारा रोका गया हो, है ही, और जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करे, वो भी है, और चौथा ऑप्शन दिया था जो अनैतिक हो। तो जो कार्य अनैतिक होते हैं
43 के तहत उसे क्या नहीं माना गया है? अवैध। तो कौन अवैध में शामिल नहीं है? तो जो अनैतिक हो वो शामिल। अब कभी देखिए ज़्यादा, फिर हम बता दें, अभी भी आपका 50% लोग गलत करके आ जाएंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं कि जो अपराध हो। अरे भाई, अपराध के अलावा भी और लिखा है अवैध का मतलब जो जिसे कानून ने क्या किया हो, रोका हो, और जो सिविल कार्यवाही क्या क्या उत्पन्न करे, आधार। यानी कि 43 की परिभाषा केवल अपराध तक सीमित नहीं है, ये सिविल कार्यवाहियों को भी अपने में समाहित करती हैं, और अवैध शब्द की परिभाषा काफ़ी व्यापक है, इसमें कोई शक नहीं। समय रहता तो और हम बताते, क्योंकि समय भाई कम है। इसके बाद 44 में पूछा जाता है क्षति या नुकसान कहाँ परिभाषित है? तो 44 में आपका अवैध तरीके से नुकसान किया गया हो तो क्षति मतलब क्या हुआ? संपत्ति को क्षति, कि शरीर को, कि मन को, कि ख्याति को, कि उपर्युक्त सभी। तो क्या मारेंगे? उपर्युक्त सभी। इसके बाद 45 जीवन, 46 मृत्यु। तो जीवन मने मानव का जीवन, मृत्यु मतलब किसकी मृत्यु? मानव की। आपका 45 हो गया, 46 हो गया। इसके बाद आ जाइए, ये यहाँ जो पूछा जाता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। मुख्य रूप से जो एक एक लाइन बता दें। 47 में जीव जंतु हैं, यानी कि मानव से भिन्न प्राणी। 48 में जलयान है, जो जल के माध्यम से या तो सामान ले जाए या मानव को ले जाता है। 49 में वर्ष मास है, यहाँ पूछा जा सकता है कि वर्ष मास की गणना आईपीसी के तहत किस कैलेंडर से की जाएगी? ब्रिटिश कैलेंडर से। ब्रिटिश कैलेंडर का नाम क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जनवरी फरवरी। इसके बाद 50 में धारा परिभाषित है, तो यहाँ संविधान में अनुच्छेद भी पढ़ा जाता है। अनुच्छेद कहाँ परिभाषित है? 366 के खंड 3 में। और धारा कहाँ परिभाषित है? 50 में। 51 में शपथ परिभाषित है। फिर 52 पूछा जाता है, 52 भी पूछी गई है कई बार। गुड फेथ या बोनाफाइड, गुड फेथ या बोनाफाइड या सद्भावना पूर्वक शब्द कहाँ परिभाषित है? तो आईपीसी की धारा 52 में। फिर आपका 52 ए भी पूछी गई है। संश्रय या हार्बर यानी कि आश्रय शब्द कहाँ परिभाषित है? तो लगातार तो मैं बता रहा हूँ, आश्रय या संश्रय या हार्बर अभी आपका 2 दिन पहले ही बताया गया था। तो आपका आश्रय शब्द आपका 2-3 एंगल से पूछा गया, वहीं बैरेक्ट पर लिख लीजिए कि संश्रय शब्द 52 ए में जो है कब जोड़ा गया? ये भी एलएलएम में भी आया था भाई। तो 1942, 1942 में ये क्वेश्चन आ चुका है, कब जोड़ा गया? सन भी याद रखना, 1942। दूसरा क्वेश्चन जो इस पर बना है वह आपका ये बना है कि 1942 से पहले संश्रय कहाँ परिभाषित था? तो 216 बी में। आईपीसी की धारा 216 बी, कैपिटल बी लिखिएगा, वहाँ परिभाषित था, वहाँ से हटाकर यहाँ किया गया। इसके बाद आपका पूछा जाता है, मैं 2 दिन से लगातार बता रहा हूँ कि कौन किसको हार्बर या संश्रय देता है तो वह दंड का भागी नहीं होगा। तो पति पत्नी एक दूसरे को अगर आश्रय या संश्रय देते हैं, यानी कि इंग्लिश में हार्बर देते हैं, तो वह दंड के भागी नहीं होंगे। फिर आपका पूछा गया कि संश्रय देना दंडनीय है अपराध के पूर्व, अपराध के पश्चात दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताया गया था दोनों की, अपराध के बाद केवल दोनों। इतना अगर क्वेश्चन याद रहे। संश्रय मतलब क्या हुआ? तो आश्रय, आश्रय मतलब भोजन देना अपराधी को जानते हुए।
आप जानते हैं कि अपराधी हैं और क्या दे रहे हैं, भोजन, पेय पदार्थ, साधन, सुविधा, आवास, भोज इत्यादि। मैंने मोबाइल दे दिए कि जानते हुए कि अपराधी हैं, तब भी आपका संशय होगा, यानी कि आपका वाहन दे दिए तब भी संशय। इस प्रकार आपका 52A तक क्या हुई, निपट गई। अब आइए अगला देखा जाए दंडों के विषय में। अभी सुबह वाले बैच में इसको पढ़ाया भी गया था, तो भाई आपका हल्का सा बता दिया जाए। यहाँ से भी आपका देखिए, यूपी एपीओ तो कभी काल 2 क्वेश्चन तो कभी 3 पूछता है। आपका हर एक राज्य मान के चलिए कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन इधर से बनाते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में एक तो धारा 53 से क्वेश्चन बन जाता है कि दंड के कितने प्रकार इत्यादि हैं। फिर आपका 55A से झारखंड में बना, एमपी में 54-55 से बना। मृत्युदंड किन धाराओं में दिया जाएगा, ये भी बन चुका है। किस मामले में दिया जाएगा, ढंग क्या होगा, और धारा भी पूछी गई है। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है जो इधर 57 भी झारखंड और एचएस में बना है। फिर आपका 65 भी बना है, 67 भी क्वेश्चन बना है। फिर जुर्माना की वसूली 70, एकांत परिरोध आपका 73-74 और 75 कहाँ से बना है, अभी आपका झारखंड में भी बना था, पूर्व दोष सिद्धि। तो भाई ये कहिए तो बताया जाए, नहीं तो अभी आपका सुबह वाले बैच में पढ़ाया गया था, अभी मैंने 1 हफ्ता पहले ही। तो आपका एक बार देखिए बता देते हैं भाई, 10 मिनट मैंने हल्का हल्का बता दिया जाए जो आ सकता है बस आपका। वो ये नहीं, एक बार स्मृति क्या कराई जाए ताजा। 53 में दंड के प्रकार दिए गए हैं आपका, और मूल रूप से आईपीसी में 6 प्रकार के दंड थे, वर्तमान में 5 प्रकार के हैं। तो अभी बीएचयू एलएलए में ही बना था कि जो दंड का तीसरा प्रकार है वह किस सन में निश्चित किया गया, सन पूछा था, तो 1949 ईस्वी में सन लिख लीजिएगा। हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी बीएचयू एलएलए में भी आया था कि दंड का कौन सा प्रकार निश्चित है, तो आपका तीसरा आजीवन निर्वसन। तो आजीवन निर्वसन को अब क्या बना दिया गया है, तो आजीवन कारावास, और सेक्शन 1 जोड़ा गया है 53A। ये भी ध्यान रखना है क्या जोड़ा गया उसकी जगह, 53A। तो वर्तमान में कितने प्रकार के दंड हैं, 5। अब अगला क्वेश्चन सामान्य ही आया है कि निम्नलिखित में से कौन दंड का प्रकार नहीं है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, जुर्माना और कोड़े मारना। तो कौन दंड का प्रकार नहीं है, अब कोड़े मारना, दीवार में चुनवा देना, खौलते तेल में डालकर मार देना, हाथ पैर काट देना, ये आपका भारत में दंड का प्रकार नहीं है। पर याद रखिएगा आपका मैंने दंड का कौन प्रकार है, ये भी सतर्क रहना है। 5 तो मृत्यु दंड पर क्वेश्चन बनता है। जो मृत्यु दंड पर क्वेश्चन बना है वह एक तो आपका पीसीएस में ही बना है कि मृत्युदंड भारत में संवैधानिक है कि असंवैधानिक, तो संवैधानिक है, और आपका आर्टिकल 21 से कवर होगा। तो संवैधानिक है तो किस केस में वैध माना गया कि भारत में दिया जा सकता है, वह केस है जगमोहन सिंह का। और भी केस हैं, लीडिंग केस एक याद रखिए, कौन, जगमोहन। अब आईपीसी में जो मृत्युदंड दिया जाएगा कैसे मैटर में दिया जाएगा, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज, केस याद रखिएगा बेचन सिंह या बच्चन सिंह, केस याद करके जाएगा कौन सा, बच्चन सिंह या बेचन सिंह का। फिर आपका मृत्युदंड का ढंग या तरीका पर कौन सा केस है कि गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि मृत्यु न हो जाए,
वह भी केस उत्तराखंड पूछ चुका है। दीना उर्फ दीनदयाल। और सार्वजनिक तौर पे फांसी नहीं दी जा सकती, लछम्मा देवी का केस है। लछम्मा देवी लछम्मा देवी का केस है भाई। सार्वजनिक तौर पे फांसी नहीं दी जा सकती भारत में। आपका अगला क्वेश्चन कि किन किन अपराधों में मृत्यु दंड दिया जा सकता है। अब यही आपको याद करना पड़ेगा। आईपीसी के जितने सेक्शन जिसमें फांसी की सजा हो, ग्रुप वाइज देता है। और ग्रुप वाइज आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स में है भी जो दिया गया है। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है कि आजीवन कारावास का मतलब कब तक का कारावास, तो जब तक कि मृत्यु न हो जाए तब तक का कारावास। फिर आपका पूछा जाता है कि आजीवन कारावास को कब 20 वर्षों के तुल्य या समान माना जाएगा, तो सतर्क रहना है। यही आपका क्वेश्चन झारखंड, एचजेएस और यूपीजे उत्तराखंड में भी आ सकता है। 57। अब धारा हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, आपका भी बीच में बताते हैं, लेकिन आपका 57 निपटा लिया जाए। आजीवन कारावास को कब 20 वर्षों के समान माना जाएगा, तो बस एक लाइन जवाब दीजिएगा, जब आजीवन कारावास की गणना दंड भिन्नों में करनी हो। दंड भिन्न का मतलब कि जहाँ भी सजा हो कि आजीवन कारावास का आधा, एक तिहाई, एक चौथाई, 1/5वां भाग, 1/6वां भाग दिया जाएगा, तो वहाँ आजीवन का, वहीं केवल आजीवन कारावास को कितने वर्षों का कारावास, 20। हर एक जगह नहीं। कब, जबकि आजीवन कारावास की गणना किसमें करनी हो, दंड भिन्न। भाई गलत न हो ये। तो कहाँ कहाँ आपका दो धाराएं याद रखना है, 116 आईपीसी 511 और सीआरपीसी की एक धारा हम बताए थे 437 ए जमानत से में है। एक उदाहरण बता देते हैं, जैसे 511 का हल्का सा पढ़ाना भी है। अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों का प्रयत्न करता है और अलग से उसके लिए आईपीसी में कहीं सजा नहीं है, तो आजीवन कारावास के आधे से अधिक की सजा वह नहीं पाएगा। क्योंकि आजीवन कारावास का आधा निकालना है तो दंड भिन्नों में गणना करनी है, तो तुरंत दिमाग आईपीसी के किस धारा पर ले जाएंगे, 57 पर। और आजीवन कारावास अब कितने साल का कारावास, 20। और 20 का आधा निकाल लीजिए कितना, 10। तो आधा कितना हो गया, 10 साल। अधिकतम सजा अब कितना मिल सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। जब आजीवन कारावास की कैसे गणना करनी है, भिन्न। इसके बाद 54 पूछा जाता है, फिर बैक होते हैं हम, वो तो कोरिलेट करके बता दिया गया। 54 मृत्युदंड का लघुकरण कौन कर सकती है, समुचित सरकार कर सकती है। अपराधी की सहमत से कि सहमत के बिना, सहमत के बिना भी। 55 में आजीवन कारावास का लघुकरण कौन कर सकती है, समुचित सरकार की धारा में 55 में अपराधी की सहमत से कि सहमत के बिना, सहमत के बिना। और अगला क्वेश्चन, अगर आजीवन कारावास का लघुकरण किया जाता है तो अपराधी कितने साल से अधिक के कारावास के लिए अब दंड का भागी नहीं होगा, तो 14 साल। ये भी पूछा जा चुका है। 14 ईयर से अधिक अब वह जेल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन कब, जब आजीवन कारावास का क्या किया जा रहा है, लघुकरण। झारखंड ने बनाया पिछली बार कि समुचित सरकार की परिभाषा कहाँ दी गई है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 54 और 55 दोनों में समुचित सरकार आया है, तो समुचित सरकार की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, 55 ए में। कौन सी सरकार, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों,
तो आप दोनों मार्क कराएगा। कौन सी सरकार? केंद्र की, राज्य की, दोनों। दोनों किस धारा में? 55। 55 एक किसकी पूरक धारा है? 54 की कि 55 की कि दोनों की? तो आपका दोनों की, क्योंकि जो 54 में समुचित सरकार है, जो 55 में समुचित सरकार है, इस दोनों के लिए कौन सा सेक्शन काम करेगा? 55A। तो 55A किसके लिए बना है? 54 के लिए कि 55 के लिए कि दोनों के लिए? दोनों के लिए। 55A किसकी पूरक धारा है पूछ ले तो दोनों। आइए आपका देखिए, थोड़ा दिक्कत हो रही है भाई। अब आपका कल फ्लो बनाया जाएगा। मैंने आपका 57 तक हो ही गया, इसके बाद पहले ये सब पढ़ा के और तब अध्याय 16 बचेगा। यानी कि अब इधर से लगातार ऐसे ही प्री के लिए एक बार रिवीजन करवा देंगे भाई। डिटेल में पढ़ाना संभव नहीं है किसी भी हाल में, इतना पर्याप्त। वैसे इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इधर जितना बता दिया जा रहा है, जो अब तक के इतिहास में क्वेश्चन आए हैं, 90% क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो कल आपका 4:30 बजे से क्लास चलेगा भाई। कुछ और राहत मिल जाएगी कल शाम तक शरीर को, तो कल से पूरे फ्लो में आज आदमी आ जाएगा। और कल अभी आपका आईपीसी और सीआरपीसी ही लाइए। परसों से आपका पुलिस एक्ट हम लगाएंगे। एविडेंस अभी 1-2 दिन बाद लगेगा, क्योंकि एविडेंस अभी पूरा आपका ऑनलाइन पढ़ाया गया था। यानी कि जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे, एविडेंस अभी 1-2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। तो एविडेंस 4 दिन रखा जाएगा। तब तक आपका कल तक अभी आईपीसी सीआरपीसी चलेगी, क्योंकि 2 दिन डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसको 1 दिन में कवर कर लिया जाए। उसके बाद आपका पुलिस एक्ट पहले लगाएंगे, क्योंकि वो रिवीजन कराना जरूरी है। फिर एविडेंस नहीं, सोमवार को चलेगा भाई, कल नहीं चलेगी। हाँ कल, हाँ 4:30 से कल शाम को चलेगी, वहीं समय।